भी हम लोग डिस्कस करेंगे लक्ष्य टेस्ट सीरीज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 176 से आगे के। तो पहला क्वेश्चन दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ, दो प्रोटोकॉल हुए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो रिलेटेड है ओजोन के संरक्षण से, इट इज रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का कंजर्वेशन हम कब कर सकते हैं, जबकि हम ओजोन डिप्लीट करने वाले मटेरियल के इमिशन को रोक दें। ओजोन डिप्लीट करने वाले जो मटेरियल है वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इमिशन को रोका जाएगा तो ओजोन का कंजर्वेशन हो सकता है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो रिलेटेड है ओजोन कंजर्वेशन। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंट्रोल इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यही हमारा सही उत्तर है। तो 176 का आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हियरार्की इज। तो इकोलॉजिकल हियरार्की की बेसिक यूनिट पूछी गई है। इकोलॉजिकल हियरार्की में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 4 बेसिक लेवल दिए हुए हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो है ऑर्गेनिज्म यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इसी को हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल। ये इकोलॉजिकल हियरार्की की सबसे छोटी यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हियरार्की इज ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी या नेचर, तब हमको उत्तर टिक करना होता है इकोसिस्टम। बेसिक यूनिट पूछा है तो ऑर्गेनिज्म रहेगा, बट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछी जाएगी तो उत्तर आएगा इकोसिस्टम। यहां क्वेश्चन पूछा गया है केवल बेसिक यूनिट का, तो बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सीजन इज कॉल्ड। तो जब इकोलॉजिकल सक्सीजन होता है किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, प्लांट कम्युनिटी में जो स्टेप वाइज प्रेडिक्टेबल डायरेक्शनल चेंज आता है क्लाइमेट चेंज के कारण, उस चेंज की प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सीजन। सक्सीजन में जो पहली कम्युनिटी आकर के रहना स्टार्ट करती है वो कहलाती है पायोनियर कम्युनिटी, और जो सक्सीजन की प्रोसेस के बाद में लास्ट स्टेबल कम्युनिटी बनती है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है वो सबसे स्टेबल होती है और लास्ट कम्युनिटी होती है जो कि अपने क्लाइमेट के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है गया है फाइनल स्टेबल कम्युनिटी का नाम पूछा गया है, तो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी कौन सी होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इसका उत्तर आएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ। पहले देखते हैं लाइकेन क्या होते हैं। लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एल्गी। तो एल्गी और फंगस का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वही कहलाता है लाइकेन। और ये जो लाइकेन है ये पोल्यूटेड एरिया में नहीं रहते, मतलब दीज आर द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। विच पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन यानी कि एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। यानी कि अगर ये एरिया सल्फर डाइऑक्साइड से पोल्यूटेड है तो यहाँ पर आपको लाइकेन नहीं मिलेंगे। लाइकेन केवल नॉन पोल्यूटेड एरिया में पाए जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया लाइकेन आर द इंडिकेटर ऑफ, आंसर आ जाएगा एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलेडो नेशनल पार्क जो कि कहां पर है, भरतपुर, होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया and other extremely cold northern regions. This park is located in, सिंपल सा क्वेश्चन है, केवलेडो नेशनल पार्क जो है वो भरतपुर में है, और ये जो भरतपुर है ये सिचुएटेड है राजस्थान में। इसको भरतपुर नेशनल पार्क भी कहा जाता है या भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो कि आते हैं साइबेरिया से। ये साइबेरिया से माइग्रेट कर करके आते हैं भरतपुर के राष्ट्रीय उद्यान में जो कि कहाँ पर है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट डू नॉट ड्रिंक वाटर, हाउ डज इट सर्वाइव इन सच जीरी कंडीशन। जीरी कंडीशन मतलब ड्राई कंडीशन, ठीक है। तो जो ड्राई कंडीशन है इसमें कंगारू रेट कैसे सर्वाइव करेगा, उसके पास पानी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं होता है, तो उसके अंदर अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं एडाप्टेशन। तो कंगारू रेट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये शो करेगा फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन
तो कंगारू रेट के अंदर कौन से अडेप्टेशन होते हैं? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में पहला चीज तो आता है कि इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, इस लूप ऑफ हेनले की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, और जब लूप ऑफ हेनले की लंबाई ज्यादा होगी तो इसके अंदर काउंटर करंट सिस्टम जो है, काउंटर करंट मैकेनिज्म वो ज्यादा डेवलप्ड रहेगा। और अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म ज्यादा डेवलप्ड रहेगा तो मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो यूरिन रहेगी वो हाइपरटोनिक रहेगी। तो इसके अंदर बनती है हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक यूरिन बनने के कारण इसके अंदर वाटर का वेस्टेज कम से कम होगा, मतलब यूरिन के अंदर पानी बहुत कम होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा मैकेनिज्म जो इसके अंदर होता है एडाप्टेशन, वो ये है कि ये अपनी बॉडी के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करेगा, और इस फैट के मेटाबॉलिज्म से बनता है वाटर। दैट वाटर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। तो ये फैट के ऑक्सीडेशन से कौन सा वाटर बना रहा है? मेटाबॉलिक वाटर। और इसी मेटाबॉलिक वाटर का वो यूज करता है इसके सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म या सेल्यूलर एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। तो दो इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन है इसके अंदर। ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट जो है ये इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन दैट इज मेटाबॉलिक फैट मेटाबॉलिज्म से पूरा करेगा, और दूसरा है हाइपरटोनिक यूरिन बनाएगा। तो इसका जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा डी, यानी ए एंड सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड? ये जो एज पिरामिड होते हैं ये पॉपुलेशन के ग्रोथ के पैटर्न को बताते हैं। तो हम जनरली जब भी एज पिरामिड बनाते हैं तो 3 एज ग्रुप को कंसीडर करते हैं। पहला एज ग्रुप जो सबसे नीचे होता है वो होता है प्री रिप्रोडक्टिव का। दूसरा एज ग्रुप जो होता है उसमें हम लेते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग, और तीसरा जो बार होता है उसमें हम लेते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी ओल्ड पीपल्स को। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ ट्राइंगल शेप का होता है तो हम इसको बोलेंगे इरेक्ट पिरामिड, जो कि बढ़ती जनसंख्या बताएगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप वाले लोग हैं इनकी संख्या कम है एज कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव। इस वाले बार को नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं हमेशा। अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा है और बच्चे जो है प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है, इसका मतलब पॉपुलेशन आगे जाकर के कम हो जाएगी। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या आगे जाकर के घट जाएगी क्योंकि बच्चे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी का बेसिक डायग्राम है। यहाँ पर आपको सेल डिवीजन की एक स्टेज दी हुई है, जहां हम देख रहे हैं कि जो क्रोमेटिड है वो जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर के स्प्लिट के बाद में जो क्रोमेटिड सेपरेट हो गए वो अपोजिट पोल की ओर जा रहे हैं। तो ये जो है ये बताया जा रहा है एनाफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बेसिक क्वेश्चन, सेंट्रोमियर है इसका उत्तर। सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर जो है उसमें दो ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम डिप्लोसोम बोलते हैं, डिप्लोसोम। और इन डिप्लोसोम के आसपास एमॉर्फस साइटोप्लाज्म होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोजोम। ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल में डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an example of aromatic amino acid? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 3 अमीनो एसिड जो है वो एरोमेटिक होते हैं, वो है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनाइल एलेनाइन। आपको बताना है कि विच इज नॉट एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो हमारा उत्तर आ जाएगा थ्रियोनिन। थ्रियोनिन इज नॉट एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, which of the following in sewage treatment is also known as biological treatment? सीवेज ट्रीटमेंट में हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो बेसिकली फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन का यूज करते हैं। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड
सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू हुई थी 1988 में। इसमें यह बताया गया था कि अगर प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में फॉरेस्ट कवर जो होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, और अगर हिली एरिया है तो हिली एरिया में फॉरेस्ट कवर जो होना चाहिए वो 67% होना चाहिए। मतलब इतने एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए। तो यह सिंपल सा ऑप्शन को पूछा गया है कि जो लैंड एरिया है, हालांकि दिया नहीं कि प्लेन या कौन सा पूछा है, बट ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following group of organism are exotic species introduced in India। तो exotic species को ही हम बोलते हैं alien species, जो कि हम किसी दूसरे देश से लेकर के आते हैं या आ जाती है गलती से। तो अपने इंडिया में जो exotic species आई है उनमें एक तो नाम है लेंटाना का, लेंटाना, ठीक है, ये लेंटाना एक एक्सोटिक स्पीसीज है। दूसरी एक्सोटिक स्पीसीज जो वीट के साथ मिक्स होकर आ गई है, गाजर घास, दैट इज पार्थेनियम। इसके अलावा तीसरा जो एक्सोटिक स्पीसीज है दैट इज इकॉर्निया। इकॉर्निया भी हमारे देश में इंडिया में एक्सोटिक स्पीसीज है। इसके अलावा एक फिश को भी इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज कॉल्ड क्लेरियस गैरीपाइनस, क्लेरियस गैरीपाइनस, जिसको मगुर भी कहा जाता है। इसको इंडियन रिवर्स यानी कि यमुना वगैरह में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण हमारी लोकल इंडिजिनस फिश को डैमेज पहुंचा है। तो यहां पर अगर अपन ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास ये 3 वाला ऑप्शन रखा हुआ है, लेंटाना, इकॉर्निया, पार्थेनियम, दीज आर दी एक्सोजेनस स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी इज यूज्ड इन द रिपेयरिंग ऑफ। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी जो है ये लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज करके बनाता है प्रोपियोनिक एसिड, और प्रोपियोनिक एसिड के साथ में बनाता है CO2। तो जो स्विस चीज होता है, इस स्विस चीज में बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, वो होल्स बनते हैं CO2 के कारण। CO2 फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा, ठीक है। इसने लैक्टिक एसिड मेटाबोलाइज किया है। लैक्टिक एसिड जो है वो लैक्टोबैसिलस मेटाबोलाइज करते हैं। तो बेसिकली अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी इज यूज्ड इन द रिपेयरिंग ऑफ द स्विस चीज। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू। बायोमैग्निफिकेशन को ही हम बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन। और इसका मतलब होता है कि जब भी कोई टॉक्सिक मटेरियल, ये फूड चेन का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल और फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, तो अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल की कंसंट्रेशन, टॉक्सिक मटेरियल की कंसंट्रेशन एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ रही है, अगले ट्रॉफिक लेवल से अगले पे जा रहे हैं तो और ज्यादा बढ़ रही है, अगले पे जाएंगे तो और भी ज्यादा बढ़ रही है, अगले पे जाते हैं तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर फूड चेन में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर जाने पर किसी टॉक्सिक की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती है तो इस फिनोमिना को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ये दर्शाया जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड पेस्टिसाइड के द्वारा, DDT के द्वारा, साथ में लेड एंड मरकरी भी इसी फिनोमिना को दर्शाते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? पहला दिया हाई प्रोडक्शन इन एग्रो इकोसिस्टम, रॉन्ग। हाई प्रोडक्शन इन मेराइन इकोसिस्टम, ये भी गलत है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इनटू हायर ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही है। थ्रू सक्सेसिव फूड चेन, बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इनटू द ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर, नहीं लोअर वाले में नहीं हो रहा है, जैसे हाई में जा रहे हैं तब बढ़ रहा है, तो इसका सही उत्तर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज? की स्टोन स्पीसीज वो होती है जिनका बायोमास या जिनका नंबर जो है वो कम होता है, नंबर जो है उनका काफी कम है। नंबर कम है मतलब इनका बायोमास भी ऑब्वियसली कम ही होगा, लेकिन इन स्पीसीज का इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में जो रोल होता है, रेगुलेशन या इन ऑर्गेनिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो हाई होता है। तो कुछ ऐसी स्पीसीज जो इकोसिस्टम में बहुत कम मात्रा में मिलती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होता है, लेकिन इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में उनका रोल बहुत ज्यादा होता है, ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है की स्टोन स्पीसीज। ऑप्शन पढ़ते हैं क्या दिया है,
अ स्पीसीज विच मेक अप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द बायोमास, बिल्कुल सही है, ऑफ अ कम्युनिटी येट हैज ह्यूज इंपैक्ट ऑन द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल्स, बिल्कुल सही है। तो यही कीस्टोन स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और उनके कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो रॉबर्ट मे ने क्या किया था, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस ऑन प्रोडक्टिविटी, हाँ तो इफेक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस ऑन प्रोडक्टिविटी ये बताया गया था डेविड टिलमैन। तो डेविड टिलमैन ने ये बताया था कि अगर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी तो उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि अगर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इसके साथ ही मैच हो जाएगा। दूसरा दिया है इफेक्ट ऑफ एरिया एक्सप्लोरेशन ऑन स्पीसीज रिचनेस, यानी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्ज के द्वारा। ग्लोबल स्पीसीज एस्टिमेशन ये एस्टिमेट किया गया था रॉबर्ट मे के द्वारा। रॉबर्ट मे ने बताया था कि अप्रोक्सीमेट 7 मिलियन स्पीसीज है अर्थ पर, प्लांट एंड एनिमल्स की। एंड इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्पीसीज ऑन इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम से स्पीसीज डिक्लाइन होती है तो इसका इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस की बात हो रही है और राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस बताया गया था पॉल एलरिच। तो यहां पर मैच कर लेते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आप एक भी सॉल्व करते हैं फर्स्ट के साथ थर्ड, जो बी है बी के साथ आएगा सेकंड, सी के साथ फर्स्ट, तो इसका आंसर आना चाहिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, देखिए प्रोडक्टिविटी दो तरह की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब भी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और जो कंज्यूमर होते हैं यानी हेटेरोट्रोफ्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके द्वारा नए ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाने की जो रेट है वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो पढ़ते हैं पहला, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नहीं, फोटोसिंथेसिस तो प्रोड्यूसर कर रहे हैं और प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी जो है वो कहलाएगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यहाँ फोटोसिंथेसिस की दी हुई यानी कि टोटल प्रोडक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हमारा उत्तर नहीं है। सेकंड दिया है द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ के अवेलेबल कौन सा है, इस टोटल प्रोडक्टिविटी में से कुछ रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है और बचता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अवेलेबल होती है, अवेलेबल पूछा बोला इन्होंने किसके लिए, हेटेरोट्रोफ के लिए, लेकिन ये बन नहीं रही है हेटेरोट्रोफ के द्वारा। थर्ड दिया है स्टेटमेंट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल बाय कंज्यूमर, बिल्कुल सही है। कंज्यूमर की प्रोडक्टिविटी जो होती है वही कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका उत्तर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पे डिटरमाइन द करेक्ट डिस्क्राइब सेलुलर पार्ट। तो इसमें दिया है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड जो है फ्लैट स्ट्रक्चर बिल्कुल है, मेम्ब्रेनस सेक है बिल्कुल है, जो कि आपस में मिलकर के ग्रेना बनाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या आपको सही बताना है, बिल्कुल सही है, बाकी गलत क्यों है। सेंट्रियोल के आरएनए सिंथेसिस का स्थान है, बिल्कुल नहीं है, आरएनए न्यूक्लियस में बनते हैं। राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट के वो लार्ज होते हैं, 80s होते हैं, नहीं होते हैं वो 70s होते हैं। लाइसोसोम दिया है कि लाइसोसोम के एंजाइम जो है वो बेसिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, बिल्कुल गलत है, एसिडिक पे होते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the molecular formula of the sugar involved in making RNA। और RNA में होती है पेंटो शुगर, और ये जो पेंटो शुगर है ये होती है डीऑक्सीराइबोज नहीं होती, यानी कौन सी होती है, राइबोज शुगर होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोज शुगर मिलेगी। और पेंटो शुगर यानी इसमें कार्बन कितने होते हैं, 5। तो सिंपल सा हम देखते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइबोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O6, ठीक है। अगर यहां पर पूछा जाता डीऑक्सीराइबोज यानी कि डीएनए की, तो हम एक ऑक्सीजन को कम कर देते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पे उत्तर जो आएगा वो आएगा ए, राइबोज शुगर, पेंटोज राइबोज शुगर C5H10O5। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mass of the living material at the trophic level at a particular time। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड भी बनाते हैं या किसी फूड चेन में देखते हैं तो हर फूड चेन में किसी एक टाइम पर जो बायोमास यानी कि लिविंग मटेरियल अवेलेबल होता है, उस बायोमास यानी कि लिविंग मटेरियल को कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। दैट बायोमास इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसका उत्तर आएगा स्टैंडिंग क्रॉप।
तो लिविंग मटेरियल का अगर पूछा है हर ट्रॉफिक लेवल पे, हमारा उत्तर आएगा स्टैंडिंग क्रॉप यानी बायोमास। तो स्टैंडिंग स्टेट क्या है? स्टैंडिंग स्टेट इज द अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सॉइल एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो सॉइल में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल का अमाउंट होता है वो कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट, लेकिन जो लिविंग मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसका अमाउंट हर ट्रॉफिक लेवल पे जो होगा वो कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसका उत्तर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्कुटा इज एन एग्जांपल ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का। कस्कुटा जो होता है मरबेल, वो एक तरह का एक्टोपैरासाइट है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ एन इंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क। तो आपको यहाँ बताना है कि किस एनिमल को कहाँ रखा गया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को केवलाडो में नहीं रखा जाता है, इसको जैसलमेर जो था नेशनल पार्क है वहां रखा जाता है। लायन जो है वो टाइगर नहीं, लायन जो है वो गिर वगैरह में रखे जाते हैं। कॉर्बेट जो है वो टाइगर के लिए। राइनोसिरस जो है राइनो के लिए। काजीरंगा बिल्कुल सही है। राइनो का कंजर्वेशन हम करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। और जो काजीरंगा है उसके अलावा इनको दुधवा नेशनल पार्क में भी रखा जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनहेबिटेंट ऑफ वाराणसी गोज टू रोहतंग। रोहतंग जो है वो हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, हाई एल्टीट्यूड, एंड एक्सपीरियंस नोशिया, ये नोशिया आएगा, नोशिया, फटीग एंड हीट पाल्पिटेशन। इट इज बिकॉज, तो जब एक नॉर्मल पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो वो सफर करेगा एल्टीट्यूड सिकनेस से। तो इस पर्सन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है एल्टीट्यूड सिकनेस की। जो सिम्टम हमको दिए हुए हैं और जो कंडीशन दी हुई है, तो इसको प्रॉब्लम आ रही है एल्टीट्यूड सिकनेस की। एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये क्या होता है? लो होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने के कारण इस पर्सन के लिए जो अवेलेबल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है वो भी क्या रहेगा? लो होगा। तो इस पर्सन में आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए ताकि इस ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाया जा सके, वो बाद में बढ़ता है। बट अभी इसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर कम है। तो देखते हैं जरा क्या क्या ऑप्शन दिया है। ही इज एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस, बिल्कुल सही है। His RBC count is lower than the required, रिक्वायर्ड से कम है, बिल्कुल सही है। थोड़े समय बाद इसमें ऑक्सीजन का लेवल, आरबीसी का लेवल जो है बढ़ जाएगा, तब उसको ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट अभी इन दैट कंडीशन जब वो गया है तब उसके अंदर पार्शियल जो आरबीसी का काउंट है वो कम है, तो स्टैंड भी सही है। तीसरा, ही इज इन एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? लो। तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन। तो ओजोन की थिकनेस को मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट, DU, सिंपल सा। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉप्सन यूनिट। ओके, थैंक यू।